साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पे। साथियों मेरे से ये, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पॉक्सो केसेस पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं कि हमें पॉक्सो केसेस पे रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो फॉल्स पॉक्सो केसेस हैं उनकी एक बाढ़ सी आ गई है, और आपसी रंजिश के कारण या और किसी कारण लोगों को फॉल्स पॉक्सो केसेस में फंसा दिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती हैं। और अभी एक केस मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। ये केस है मेरे पास गोंडा का, उत्तर प्रदेश का केस है ये, जिसपे जितने भी केसेस लगे हैं, जितनी भी धाराएं लगी हैं, एक एक धारा पे हमारी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है और रिसर्च कर रही है। साथियों हमें समझना यह है कि अगर आपके खिलाफ एक फॉल्स और एक फेक पॉक्सो केस दर्ज हो जाए तो डिफेंस कैसे करें अपने आप को, हम किस मतलब किन किन स्टेजेस पे हम अपने आप को डिफेंड करें। और बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं साथियों कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, जिसमें कन्विक्शंस भी होती हैं, क्वेश्चनिंग भी होती हैं और एक्विंटल भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और यकीन मानिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये रिसर्च जो है, ये अगर आप फॉल्स केसेस में फंस चुके हैं तो आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं बस यही गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। मैं इस स्टेज वाइज डिफेंस, जो एक डिफेंस लॉयर्स होता है वो आपको स्टेज वाइज कैसे आपको बचाएगा, उस पर स्टेज वाइज में एक एक वीडियो बनाऊंगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं फॉर डिफेंस लॉयर इन पॉक्सो केसेस, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। और मैं बताऊंगा कि अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसकी जो इनिशियल लीगल स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अगर एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हो चुकी है और आपको मालूम है कि ये एफआईआर फॉल्स है, फेक है, मनगढ़ंत है, आपके खिलाफ ये एफआईआर गढ़ी गई है, मरी गई है आपसी रंजिश के कारण, और आपको पता है कि ये पॉक्सो केस में जो धारे लगी इसमें आप ये काम आपने करा ही नहीं है, तो साथियों इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और एक अच्छा एडवोकेट अगर होगा तो वो जरूर आपकी एफआईआर को बहुत तरीके से पढ़ेगा, एक एक शब्द पढ़ेगा, टाइम, वक्त, लोकेशन, शिकायत कब की गई, कब एफआईआर दर्ज हुई, कौन कौन सी धाराएं लगी, और जो विक्टिम की एज है वो एज क्या है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या एज है, और जो उसने सरकारी दस्तावेज बनाया उसमें क्या एज है, कहाँ पे कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, वो लड़की घर में पैदा हुई, हॉस्पिटल में पैदा हुई, सिजेरियन हुई या नॉर्मल प्रोसेस हुई, ये बहुत सारी चीजें। और अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो कब आपको एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करनी चाहिए, कब आपको एक अच्छे एडवोकेट से इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं तो आपको रेगुलर बेल कब अप्लाई करनी चाहिए, अंडर सीआरपीसी 438 439 के तहत आपको कब बेल अप्लाई करनी चाहिए, ये एक अच्छा एडवोकेट आपको जरूर बताएगा। साथियों यहाँ पे सिर्फ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ बार बार कि अगर आप मैं बार बार झूठे पॉक्सो केस की बात कर रहा हूँ साथियों। अगर सही में कोई पॉक्सो केस होता तो कड़े शब्दों में निंदा करते हो, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप झूठे मुकदमे फंस चुके हैं पॉक्सो केस में तो उससे डरने की जरूरत नहीं। और मैंने हमेशा कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। दो लोगों को अपराध के बारे में जरूर पता होता है। अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हो गया है तो तीन चीजों पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता, एक अच्छे एडवोकेट, एक अच्छे लॉयर से अपनी बातचीत को आप साझा करें, उससे कोई भी बात छुपाए ना।
अगर एफआईआर आ चुकी है आपके पास तो एफआईआर की कॉपी उसको साझा करें, और उसकी जो वो आपको एडवाइस दे रहा है, जो लीगल एडवाइस दे रहा है ना, उसको फी पे करके आप उसकी लीगल एडवाइस लें, और जैसा वो आपको एडवाइस दे रहा है उसके एडवाइस के हिसाब से चलें, और अपने एविडेंस के हिसाब से बात करें। आपके पास क्या एविडेंस है उसको जरूर आप ध्यान दें। और अगर एक अच्छा अधिवक्ता जो होगा वो सबसे पहले, जो अच्छा एक एडवोकेट होगा, सबसे पहले आपके एविडेंस पे बात करेगा। अगर एविडेंस आपके जुटाने पे काम करेंगे, कौन से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, कौन से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है, हमें पुलिस के सामने क्या बयान देना है, क्या नहीं देना है, सीआरपीसी 161 में क्या बयान दर्ज हुआ है, 164 में क्या बयान दर्ज हुआ है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है ना, और क्या चीज एज एविडेंस जो सीज की गई है वो सीजर रिपोर्ट बनी है, तो क्या वहां पे कोई विटनेस के साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो चीज सीज की गई है वो एक्चुअल में विक्टिम की या एक्यूज की है या नहीं है, या कितने बजे सीज, मतलब बहुत बारीकी से एक एक चीज जो है आपका जो एक अच्छा एडवोकेट जो जो पॉक्सो केसेस को हैंडल करता हो, क्योंकि हमारी इस पर बहुत स्ट्रांग रिसर्च चलती है साथियों। तो हमारी टीम पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जो ये इतनी बड़ी गंभीर बीमारी इससे बचा पाए, इस पर हम काम कर रहे हैं साथियों। और बस मैं आपसे यही कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, अपने को हौसला रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, गलत कामों से बचें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। जय हिंद, जय भारत। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारी रिसर्च है, हमारी डिस्क्रिप्शन जो वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहां पे आप उसको अच्छी तरह पढ़ें। अच्छी तरह पढ़ के अगर आपको लगता है कि आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में मैं रेप के ऊपर और दहेज हत्या के ऊपर एक धारा पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये जो आने वाले वक्त में मैं पॉक्सो पे भी एक एक जो आपका जो ट्रायल का जो प्रोसेस होता है, कब कॉग्निजेंस लेते हैं, कब कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, ट्रायल क्या होता है, ट्रायल में हम कब कब अपने बचाव को कर सकते हो, मैं आपको बताऊं साथियों एक लाइन में। अक्यूज के बाद बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो अपने डिफेंस एडवोकेट के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।